हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम यहाँ पर यूपीएससी की पीवाईक्यू बेस पर सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। उसी क्रम में हम सोसाइटी के प्रश्नों को देख रहे थे। तो हमने सोसाइटी के जो ऑलमोस्ट टॉपिक है सारे कर लिए हैं। तो अगले 2-3 वीडियो में हमारा जो सोसाइटी वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारी सोशल जस्टिस की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम वुमेन इन इंडियन सोसाइटी वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित जो प्रश्न आ रखे हैं वो यहाँ पर देखेंगे। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आ रखे हैं, तो अगले के जो 2-3 वीडियो आएंगे उसमें इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे। तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले एक और चीज को जानेंगे। जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हमें दिक्कत आती है, एक तो इंट्रो लिखने में और दूसरा कंक्लूजन लिखने में। अब इंट्रो तो हम जो डेटा वगैरह होता है उसको याद करके लिख लेते हैं, जब हम प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो उस टाइम बहुत सारा डेटा याद हो जाएंगे। लेकिन कंक्लूजन में हमें दिक्कत आती है कि आंसर को कंक्लूड कैसे करें, किस प्रकार से फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन हम लिख सकते हैं। तो उसके लिए जो सोसाइटी या फिर जो सोशल जस्टिस या फिर गवर्नेंस, इन टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनके सभी के कंक्लूजन में आज आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो अब आप यह सोचेंगे कि ये कंक्लूजन कहाँ से आए हैं, इतने सारे कंक्लूजन एक साथ हम कैसे याद कर पाएंगे। कुछ नहीं, हमें जो एसडीजी के 17 गोल है उनको याद करना है, उनको एकदम घोट के पी जाना है। जिस टाइप का क्वेश्चन आए तो उस टाइप का एसडीजी गोल उसके कंक्लूजन में लिख दीजिए, आपका सबसे बेस्ट कंक्लूजन बन जाएगा। जैसे अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि गरीबी से संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो उसमें एसडीजी 1 कोड कर सकते हैं। हंगर से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसमें हम एसडीजी 2 कोड कर सकते हैं। हेल्थ से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसमें हम एसडीजी 3 से तो उसको हम एसडीजी 3 से समाप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार क्वालिटी एजुकेशन या फिर एजुकेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसमें हम एसडीजी 4 कोड कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए या फिर महिलाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसमें हम एसडीजी 5 कोड कर सकते हैं, जिसको हम आज के प्रश्नों में भी देखेंगे। और स्वच्छता और पानी से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसमें हम एसडीजी 6 को कोड कर सकते हैं। क्लीन एनर्जी के बारे में आ जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो उज्ज्वला योजना वगैरह सही से काम नहीं कर रही है या फिर लोगों की पहुंच नहीं हो रही है, या फिर जो उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को कनेक्शन तो वितरित कर दी, अब वो वापस गैस की टंकी को खरीद नहीं पा रहे हैं, तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम एसडीजी 7 को कोड कर सकते हैं। और काम के अधिकार से संबंधित या रोजगार से संबंधित या फिर आर्थिक वृद्धि से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसमें हम एसडीजी 8 को कोड कर सकते हैं। और अवसंरचना से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए, जैसे कि भारत की जो आधारभूत अवसंरचना है उसमें क्या चुनौतियां हैं, या फिर जो भारत में पहाड़ों में कनेक्टिविटी कम है, या फिर इस टाइप का कोई भी प्रश्न आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर एसडीजी 9 को कोड कर सकते हैं। असमानता से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो वहां पर हम एसडीजी 10 को कोड कर सकते हैं। और शहरीकरण से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो उसमें हम एसडीजी 11 को कोड कर सकते हैं, जिसको हमने शहरीकरण वाले टॉपिक में देखा भी था। और उत्पादन से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए कि कितना उत्पादन होना चाहिए, किस प्रकार से प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि प्रकृति को भी हार्म न करे और जो लोगों की जरूरत है उनको भी पूरी कर दे, तो इस विषय पर कोई भी प्रश्न आए तो वहां पर एसडीजी 12 में उसको कोड कर सकते हैं। और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए या फिर एनवायरमेंट से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो वहां पर हम एसडीजी 13 को कोड कर सकते हैं, या फिर एसडीजी 14 को कोड कर सकते हैं, या फिर एसडीजी 15 को कोड कर सकते हैं, जिसमें एसडीजी 14 है वो लाइफ बिलो वाटर की बात करता है और एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड की बात करता है, यानी कि समुद्र से संबंधित या फिर समुद्री रिसोर्सेज से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो वहां पर हम एसडीजी 14 लिख सकते हैं। और वनों से संबंधित या फिर जीव जंतु से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो वहां पर हम एसडीजी 15 लिख सकते हैं। या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए वहां पर भी एसडीजी 15 लिख सकते हैं। और किसी भी संस्थान के बारे में आ जाए कि प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए संस्थानों को सुदृढ़ करना चाहिए, या फिर जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये भी क्या है, इंस्टीट्यूशन है, या फिर जो एक देश पूरा क्या है वो इंस्टीट्यूशन है, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो हम जो एसडीजी 16 है उसको कोड कर सकते हैं। या फिर जो अभी विश्व के अंदर अशांति फैल रही या देशों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है आर्थिक रूप से, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो हम वहां पर एसडीजी 17 को कोड कर सकते हैं कवर। तो कितने सारे एस्पेक्ट को ये एसडीजी 17 यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो आपको बस ये 17 एसडीजी गोल है उन्हीं को याद करना है, आपके बहुत सारे जो कंक्लूजन है वो तैयार हो जाएंगे। तो इसको समझने के बाद हम आज के प्रश्नों पर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में दहेज समस्या क्यों है और सरकार ने इसको समाप्त करने के लिए क्या प्रयास किए हैं। बिल्कुल ही सीधा सा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें सिर्फ इतना ही पूछा है कि दहेज की समस्या के पीछे क्या कारण रहे हैं, जो कि प्रश्न का पहला भाग है। और दूसरे भाग में पूछा है सरकार ने इस दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, उनको यहाँ पर बताना है। तो अब हम अपने उत्तर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। हम सबसे पहले इंट्रो में जो दहेज प्रथा है उसको परिभाषित कर सकते हैं कि भारत में दहेज प्रथा एक प्रथा है जहां दुल्हन के परिवार से शादी के लिए पूर्व शर्त के रूप में दूल्हे के परिवार को भौतिक संपत्ति देने की अपेक्षा की जाती है। इसके बाद जो समस्या है उसको थोड़ा सा बता देंगे कि ये किस प्रकार से समस्या है।
तो आप लिख सकते हैं कि 2020 में दहेज के कारण ऑलमोस्ट 220 के करीब मौतें हो गई थी। तो थोड़ा सा जो इंट्रो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन गया है। अब हम मेन बॉडी में जो प्रश्न का पहला भाग था कि दहेज प्रथा के क्या कारण है, कि दहेज की समस्या क्यों है, तो इसके कारण ही बताने हैं। तो कौन कौन से कारण हैं? तो यहाँ पर पहला पॉइंट है सामाजिक संरचना। अब सामाजिक संरचना से क्या तात्पर्य है कि जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, जिसके अंदर जो महिला है वो पुरुषों पर निर्भर है। तो इसी निर्भरता के कारण समाज ने क्या बना दी है, एक संरचना बना दी है जिसमें शादी के दौरान महिला के मुआवजे के रूप में पुरुषों को कुछ गिफ्ट दिए जाएंगे। तो दहेज क्या है, एक मुआवजे की तरह है कि आप मेरी जो बेटी है उसको ले जाओ, इसके साथ हम आपको क्या दे रहे हैं, ये मुआवजा दे रहे हैं दहेज के रूप में। क्योंकि समाज में महिलाओं को कमतर आंका जाता है, उसी का ये परिणाम है। तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो इसी प्रकार का है। दूसरा पॉइंट क्या है, परंपरा है कि भाई पहले से देते हुए आ रहे हैं दहेज, तो अब भी देना पड़ेगा। अगर हमने दहेज नहीं दिया तो हमारी क्या हो जाएगी, समाज में साख कम हो जाएगी। तो समाज में अपनी इज्जत को बरकरार रखने के लिए दहेज प्रथा आज भी जोरों शोरों से चालू है कि भाई उसने अपनी बेटी को इतना दहेज दे दिया तो हम उससे ज्यादा देंगे। यह भावना भी समाज के अंदर देखी जाती है। तीसरा कारण हो सकता है सामाजिक सुरक्षा के कारण। अब जो माता पिता हैं वो अपनी लड़की को दूसरों के घर भेज रहे हैं, तो वह कुछ सुरक्षा के रूप में, ताकि माता पिता ये सोचते हैं कि मेरी बेटी दूसरे घरों में सुरक्षित रह सके, उसके लिए वो दहेज देते हैं। और चौथा कारण हो सकता है कि समाज के अंदर जो जागरूकता की कमी है दहेज कानूनों से संबंधित, उसके कारण भी दहेज प्रथा जो समाज के अंदर संचालित हो रही है। अब ये दहेज प्रथा के कारण हो गए। अब उसके बाद हम प्रभाव भी बता सकते हैं। यहाँ पर पूछा तो नहीं गया है, ऐसे ही बता सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर पूछ ले तो वहां पर भी लिख सकते हैं। तो दहेज प्रथा समाज के अंदर होने से क्या प्रभाव उसके देखे जाते हैं? तो उसमें पहला पॉइंट है कि उससे लिंग आधारित जो भेदभाव है वो बढ़ता है। किस प्रकार से? अब दहेज प्रथा के कारण क्या है, लड़कियों को पराया समझा जाता है और लड़कों को अधिक अवसर मिलते हैं, जिसके कारण तो जो दहेज है वो लिंग आधारित जो भेदभाव है उसको बढ़ा देता है। दहेज के कारण महिला हिंसा में भी वृद्धि होती है कि जो लड़की है वो ससुराल जाती है तो ससुराल वालों को लगता है कि जो हमारी बहू है ये कम दहेज लेकर आई है, तो उसको वहां पर टॉर्चर किया जाता है कि आप और डिमांड करिए अपनी फैमिली से। तो जो महिला है उसको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। इसमें एक एग्जाम्पल आपने पिछले साल देखा था कि जो एमपी हाई कोर्ट के जो जज थे वह अपने बेटे की जो पत्नी है उसके साथ मारपीट कर रहे थे। उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा वो वीडियो। तो देख लीजिए कि जो जज स्तर के जो लोग हैं वह भी इस प्रकार से अपने घर के अंदर जो अपने बेटी की पत्नी को परेशान कर रहे हैं, तो बाकी घरों के तो क्या हाल होंगे। और दहेज प्रथा महिलाओं के शिक्षा में पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण है। किस प्रकार से? कि घर वाले सोचते हैं कि लड़की को पढ़ाने में हम पैसे क्यों खर्च करें, क्योंकि इसको तो दहेज देना है तो हम पैसे वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए जो लड़के होते हैं उन पर तो अधिक खर्च किया जाता है और लड़कियों पर कम खर्च किया जाता है शिक्षा के मामले में। और दहेज के कारण क्या होता है, लड़कियों को बोझ समझा जाता है, इसलिए उनकी कम उम्र में भी शादी कर दी जाती है। आगे हमने यहाँ पर लिखे हैं सरकार ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं। मूलतः तो सरकार ने जो 1961 के अंदर दहेज निषेध अधिनियम लेके आई थी वही है। बाकी जो घरेलू हिंसा से संबंधित जो जो प्रावधान है उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है दहेज निषेध अधिनियम 1961, और ये पॉलिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज तक लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के माध्यम से 3 जो अधिनियम है पारित हुए हैं, जिसमें से दहेज निषेध अधिनियम भी एक है, तो वहां पर भी इसको ध्यान में रखना। और जो आईपीसी की धारा 304B है वो दहेज हत्या के बारे में बात करता है, और जो आईपीसी की धारा 498A है वह कहता है कि कोई महिला यदि विवाह से 7 साल के भीतर आत्महत्या कर लेती है तो उसके पोस्टमार्टम में यह देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है उसको शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था या नहीं किया गया था। उसी प्रकार की बात जो सीआरपीसी की धारा 174 है वह भी बात करता है, और जो साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113A है वह भी जो महिला के साथ क्रूरता होती है घर के अंदर उसको परिभाषित करता है। और 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए अधिनियम लेके आए थे, उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यह महिलाओं को सभी प्रकार की घरेलू हिंसा से बचाने के लिए लाया गया था। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी भी साथ में जानकारी दे सकते हैं कि वह भी इस प्रकार की जो हिंसा जैसी घटनाएं होती हैं या दहेज जैसी जो प्रथाएं होती है उनको रोकने के लिए कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने जो प्रश्न का दूसरा भाग था उसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम वे फॉरवर्ड में बताएंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है कि जो जो कमियां थी उनको दूर करना है, तो शिक्षा को बढ़ाया जाए, जागरूकता को बढ़ाया जाए, पुलिस को ज्यादा संवेदनशील बनाया जाए, एनजीओ जैसे सिविल सोसाइटी है उनके माध्यम से कार्य की गति को बढ़ाया जाए, कानूनों को और अधिक मजबूत बनाया जाए और उनको जमीनी स्तर पर लागू भी किया जाए। कंक्लूजन में हम जो SDG 5 अभी डिस्कस किया था उसके साथ अपने प्रश्न को कंक्लूड कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है समय और स्थान के विरुद्ध भारत में महिलाओं के लिए निरंतर चुनौतियां क्या हैं। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया था। अब यहाँ पर प्रश्न के 2 भाग हैं। तो प्रश्न का जो पहला भाग है वह कह रहा है
कि भारत में प्राचीन काल से लेकर अभी तक यानी कि किसी भी समय में महिलाओं के सामने क्या चुनौतियां हैं। और जो प्रश्न का दूसरा भाग है कि भारत के किसी भी स्थान पर चले जाओ वो महिला वहां पर समस्याएं देखी जाएगी। तो ये प्रश्न के दो भाग हो गए। तो पहले भाग में बताना है कि सदियों से महिलाओं के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, और प्रश्न के जो दूसरा भाग है उसमें बताना है कि भारत के सभी स्थानों में कौन कौन सी महिलाओं से संबंधित चुनौतियां देखी जाती है। तो इसके जो पॉइंट है दोनों में सेम ही बनेंगे, लेकिन हमने इसको अलग अलग डिस्कस किया है, उसका भी कारण आगे देखेंगे। तो अब आप प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। अब प्रश्न में पूछा गया था कि महिलाओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो हम बताएंगे कि भारत में महिलाओं की स्थिति है कैसी। इसलिए जो वैश्विक लिंग अंतराल है, जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं कि उसमें भारत का जो स्थान है वो बहुत ही ज्यादा नीचे है, जो यह बता रहा है कि भारत में महिलाओं को क्या करना पड़ रहा है, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर की शुरुआत कर सकते हैं। मेन बॉडी में हम सबसे पहले बताएंगे कि समय के सापेक्ष भारत में महिलाओं को कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि वो प्राचीन काल में भी ये समस्याएं थी, मध्यकाल में भी ये समस्या थी, आधुनिक काल में भी ये समस्या थी और आज भी ये समस्या जारी है। तो इसमें पहला पॉइंट है लिंग आधारित हिंसा। तो लिंग आधारित हिंसा का सामना महिलाओं को सदियों से करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले भी महिलाओं के साथ उत्पीड़न वगैरह होता था और आज भी उसी प्रकार से यह जारी है। तो यह क्या बता रहा है कि यह समस्या निरंतर भारत में देखी जा रही है। जैसे कि 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें बलात्कार, घरेलू हिंसा, उत्पीड़न जैसे मामले शामिल हैं। तो इस प्रकार के मामले पहले भी देखे जा रहे थे और अभी भी देखे जा रहे हैं, इसमें इतना सुधार नहीं है। बाल विवाह की समस्या जो पहले भी थी आज भी जारी है। जैसे यूनिसेफ के अनुसार विश्व में बाल विवाह से संबंधित जितने मामले सामने आते हैं उसमें से 27% मामले भारत में देखे जाते हैं। महिलाओं की शिक्षा तक क्या है, सीमित पहुंच है। पहले भी महिलाओं को शिक्षा संबंधी चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, आज भी करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी जो असमानताएं हैं उनका भी सामना पहले भी करना पड़ रहा था, वर्तमान में भी करना पड़ रहा है। जैसे यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वैश्विक मातृ मृत्यु दर का जो 15% है वो भारत में होता है। और पितृसत्तात्मक समाज पहले भी था और आज भी भारत में उसी प्रकार से जारी है। थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन बहुत ही व्यापक रूप से जो पितृसत्तात्मक समाज है उसको देखा जाता है। अब मैंने जो पहले बताया था कि हमने समय और स्थान के कारणों को अलग अलग क्यों लिखा है, अब स्थान वाले में हम क्या करेंगे, जो वर्तमान में नई चुनौतियां सामने उभरी हैं उनको बता सकते हैं। क्योंकि जो नई समस्याएं सामने आई है वो सभी जगह तो देखी जा रही है, लेकिन ये प्राचीन भारत में नहीं देखी जा रही थी, वो अभी देखी जा रही है, क्योंकि वर्तमान में जो समाज में बदलाव आ रहा है उससे नई चुनौतियां सामने आई है। अब ये जो हमने ऊपर पॉइंट डिस्कस किए थे समय वाले पॉइंट के साथ, ये पॉइंट सेकंड वाले में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये समस्या सभी स्थानों पर देखी जाती है। लेकिन जो हमने स्थान वाले के साथ ये पॉइंट डिस्कस किए हैं ये यहाँ पर नहीं डिस्कस किए जा सकते हैं, जिसको आगे हम देखेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। तो स्थान के विरुद्ध भारत में महिलाओं को निरंतर कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, उसमें पहला पॉइंट है कार्यस्थल पर भेदभाव। तो अब ये पहले वाले भाग में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि महिलाएं कार्य करने के लिए अब वर्तमान समय में ही घर से बाहर निकली हैं, पहले जाती ही नहीं थी, तो कार्यस्थल पर भेदभाव होगा कैसा। तो अब ये सामने आ रही है चुनौती। अब ये चुनौती ऐसा नहीं है कि किसी एक स्थान विशेष पर देखी जाती है, यह पूरे भारत में ही देखी जाती है। और ऑनलाइन उत्पीड़न के मामले हैं वो पूरे भारत में देखे जाते हैं, लेकिन ये मामले प्राचीन भारत में नहीं देखे जाते थे, क्योंकि इंटरनेट तो था ही नहीं। और लिंग वेतन का जो अंतर है वह भारत के सभी क्षेत्रों में देखा जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, हमारे राजस्थान में क्या होता है कि जब फसल कटाई वाला सीजन होता है उस टाइम एमपी से काम करने के लिए लोग आते हैं। तो वहां पर जो एमपी वाले मजदूर काम करने जाते हैं वो जोड़े के साथ जाते हैं, यानी कि उसकी हस्बैंड और वाइफ साथ में काम करने जाते हैं। और इनका जो दिहाड़ी होती है वो दोनों की साथ में फिक्स होती है। किस प्रकार से, जैसे इन दोनों की दिहाड़ी होगी 700 रुपए, तो क्या हो गया 400 रुपए पुरुष के और 300 रुपए महिला के। तो ये लिंग वेतन का अंतर है वह छोटे क्षेत्रों में भी देखा जाता है और बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वहां पर भी देखा जाता है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री का आप एग्जांपल ले सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, नौकरियों का गुलाबी कॉलरीकरण। अब गुलाबी कॉलराइजेशन का मतलब क्या है कि वे जॉब्स जो महिलाओं के लिए सूटेबल होती है या फिर महिलाओं के लिए सूटेबल बना दी गई है, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी से संबंधित हो गई कि जो होटल वगैरह में महिलाएं रिसेप्शन पे बैठी होती ना, वो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक बना दी जॉब। तो इस प्रकार की जो जॉब्स हैं वो हर जगह महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई है। तो इस प्रकार से एक क्षेत्र विशेष की नौकरियां महिलाओं के लिए सीमित कर दी गई। और राजनीतिक भागीदारी का क्या देखा जाता है, अभाव देखा जाता है। यह भारत के सभी क्षेत्रों में देखा जाता है, क्योंकि किसी भी विधानसभा के अंदर 20% से ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं है, आप देख सकते हैं। तो सभी राज्यों की एक जैसी हालत है। तो ये समस्याएं भारत के सभी क्षेत्रों में देखी जाती हैं, जो वर्तमान समय में ज्यादा उभर कर सामने आई है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न के जो दोनों भाग हैं उसको अच्छे वे में डिस्कस कर लिया है। अब हम इन चुनौतियों को कैसे निपटा जा सकता है उसके बारे में भी बता सकते हैं कि समाज के अंदर जागरूकता लाकर जो कानून है उनको सही से इम्प्लीमेंट करके, घर में महिलाओं को सम्मान देकर,
और महिलाओं से संबंधित जो हिंसा हो रही है उसको रोकने के लिए अलग से नीतियां बनाई जाए। और क्या किया जाए, जो लिंग आधारित भेदभाव होता है उसका डेटा सही से कलेक्ट किया जाए ताकि जो पॉलिसीज वगैरह है वो अच्छे से बनाई जा सके। कंक्लूजन में हम वही SDG 5 को यहाँ पर कोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए संविधान और देश के कानून में क्या महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय किए गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आगे किन दिशाओं में कानूनी उपायों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैंने सीधा क्या लिखा है कि जो संवैधानिक विशेषाधिकार है महिलाओं के लिए उनको बता दिया है और बाद में जो कानूनी उपाय है उसके बारे में चर्चा कर ली है कि कौन कौन से कानून महिलाओं से संबंधित बनाए गए हैं, जिनको आप वीडियो को पॉज करके आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो आर्टिकल 243 हो गया पंचायती राज और स्थानीय जो शहरी स्वशासन है उसमें 33% जो सीट्स हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। अनुच्छेद 42 हो गया जो DPSP राज्यों को निर्देश देता है कि मातृत्व राहत जैसे उपाय किए जाए। और आर्टिकल 39D है वह पुरुष और महिलाओं के लिए समान वेतन की बात करता है। 15 और आर्टिकल 15 है वो बात करता है कि महिला और बच्चों के पक्ष में कोई विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट से आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार जो कानूनी उपाय किए गए हैं जैसे कि अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 हो गया, सती आयोग अधिनियम 1987 हो गया, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न जो अधिनियम 2013 हो गया। तो इस प्रकार के कानूनी उपाय यहाँ पर किए गए हैं। यही प्रश्न में मूलतः पूछा था। और जो प्रश्न का दूसरा भाग था उसमें पूछा था कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आगे किन दिशाओं में कानूनी उपायों की आवश्यकता है, कि कौन कौन से क्षेत्र हैं या फिर कौन कौन से क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित चुनौतियां सामने आ रही हैं, उसके लिए किस प्रकार से कानूनी उपायों की वर्तमान में आवश्यकता है उसको डिस्कस करना है। तो वर्तमान में कौन कौन सी समस्या है जो साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन उत्पीड़न से संबंधित मामले बढ़ रहे हैं। जैसे कि NCRB के अकॉर्डिंग 2018 और 2019 के बीच भारत में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध 50% से अधिक बढ़ गए हैं। संपत्ति और भूमि अधिकार से संबंधित जो कानून है उनकी सही से पालना नहीं होती, तो उस दिशा में और ज्यादा कानूनों की आवश्यकता है। जैसे कि भारत में केवल जो 20% कृषि भूमि धारक है वो महिला है, जो 80% कौन है, पुरुष है। तो यह जो असमानता है इसको मिटाने की आवश्यकता है। लिंग वेतन में जो अंतर है उसको समाप्त करने के लिए भी सरकार को कुछ प्रावधान करने चाहिए। और यूनिसेफ के अकॉर्डिंग जो अभी हमने पहले देखा था कि पूरे विश्व में जितने बाल विवाह होते हैं उसका 25% भारत में देखा जाता है। तो अधिक मात्रा में जो बाल विवाह हो रहा है उसको रोकने के लिए बाल विवाह रोकथाम जो कानून है उनको और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। और समाज में यौन शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और महिलाओं को कानूनी सहायता और अन्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए भी नए कानून बनाने की आवश्यकता है। तो ये नए क्षेत्र हो गए जिनमें वर्तमान में कानून बनाने की महती आवश्यकता है, जिनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इन पॉइंट को पढ़ सकते हैं। कंक्लूजन में हम वापस वही SDG 5 को कोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं एक ही कंक्लूजन को क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये कंक्लूजन बैठ जाए। जब भी महिला से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप सीधा SDG 5 को कोड कर सकते हैं। सीधा इस प्रकार से कंक्लूजन नहीं लिखना है, आपको जो प्रश्न के अकॉर्डिंग लैंग्वेज बनाकर फिर SDG 5 को कोड करना है। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर 3 प्रश्नों को देखा है। आप यह PDF फाइल मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्कोप UPSC से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको पहले पिन कमेंट में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।